हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको आज हम प्रॉपर पूरा एनालाइज करेंगे। और एक तरह से फिर हम कह सकते हैं कि हफ्ते भर में जितने भी करंट अफेयर थे वो हमारे क्विकली जो है वो रिवाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर नेशनल न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, प्लेसेस न्यूज़ हो गए, प्लस साथ में लास्ट में जो प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, इनके आंसर्स भी साथ में है और मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है जिनको लिखकर आप हमें जो है वो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। एंड ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर इसको जो है वो पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जितना भी कंटेंट है वो कंसाइज वे में जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अमित शाह जी ने रिसेंटली जो है वो भारत टैक्सी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। भारत टैक्सी एक तरह से इंडिया की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम बात करते हैं ना कि उबर वगैरह का कंसेप्ट है, तो वैसे ही ये कंसेप्ट है जो कि रजिस्टर्ड है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। तो इसको एस्टेब्लिश तो वैसे देखो कब किया गया था, जून 6 2025 को। ठीक है, एक तरह से यहाँ पर जो है वो जीरो कमीशन को फॉलो किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर ये भारत टैक्सी एक तरह से हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो है वो आप इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। और ये एक जो है वो मेंस के लिए स्पेशली GS2 के लिए जो है वो हमारे लिए फिर एक जो है वो एग्जाम्पल बन सकता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि भारत टैक्सी है क्या, और ये भी पूछा जा सकता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है वो ईयर जो यानी इसका 2002 का, ये भी पूछा जा सकता है। देन उसके बाद इंडिया और तांजानिया की बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए प्लेसेस इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ में अगर हम बात करें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ भी जो है वो ये लिंक करता है। तो यानी कि ये टॉपिक भी अगर हम बात करें तो किसके साथ लिंक करता है, GS2 के साथ। अब देखो इंडिया और तांजानिया के बीच में रिसेंटली अगर हम बात करें तो 4th ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेटिव कमेटी की जो है वो मीटिंग हुई है, कहाँ पे, जंजीबार में। पहले तो ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे फिर जो है वो दोनों ही नेशंस ने मिलकर, जो भी यहाँ पर डिप्लोमेट जो है जिन्होंने मीटिंग में जो है वो मीटिंग अटेंड करी, उन्होंने क्या टारगेट किया, उन्होंने टारगेट किया कि जो बायलेटरल जो डिफेंस कॉपरेशन है ना, जो अभी ऑनगोइंग है, उसको रिव्यू करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पर जो है वो ये टारगेट रखा गया। तो फिर दोनों ही साइड्स ने कौन कौन से रीजन्स पर जो है वो अभी कोलैबोरेशन के लिए जो है वो फोकस किया है। तो मिलिट्री ट्रेनिंग हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, सर्विसेज टू सर्विस एक्सपोर्ट कॉपरेशन हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री हो गया, और काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग, प्लस साथ में EW और साइबर और AI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अगर हम अभी के टाइम पे देखते हैं कि टेररिज्म स्पेशली, और दूसरा जो AI जिस तरह से एक्सपेंशन AI का देखा जा रहा है, तो उसकी वजह साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम्स बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो अभी जो है वो लाइक जैसे नेशनल लेवल पर काम कर रही है, वैसे ही हम कॉपरेशन को प्रमोट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। तो तांजानिया भी उसमें से हमारे लिए एक नेशन है जिसके साथ हमने डिफेंस टाइज को अभी क्या किया है, रिन्यू किया है मीटिंग में। तो ये 4th मीटिंग इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मीटिंग कहाँ पर हुई है, पहला पॉइंट। और उसके बाद मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए तांजानिया की। तो तांजानिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एक साइड पर क्या इंडियन ओशन है, दूसरी साइड पर लैंड लॉक्ड रीजन है। तो यहाँ पर जो जो कंट्रीज़ है बॉर्डर शेयर कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मोज़ाम्बिक हो गया, ठीक है, जाम्बिया हो गया, जो मेन आपको याद रखनी है, ठीक है, बुरुंदी हो गई, रवांडा हो गए, फिर उसके बाद केनिया। केनिया और तांजानिया के बीच में एक लेक भी आती है जो है लेक विक्टोरिया, इसके बारे में ज़रूर याद रखना। और लेक विक्टोरिया जो है वो कौन सी जो है वो रिवर के साथ लिंक करती है, इसके बारे में जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट है वो रिवर, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी भी है। देन उसके बाद खेमचंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो ये जो है वो 13th जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में पहले क्या था, प्रेसिडेंट रूल था। आर्टिकल 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट रूल मणिपुर पे लगा हुआ था, तो अभी वो हट गया है। उसके बाद जो है वो ये जो है वो CM बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। तो ये भी आप पॉइंट यहाँ पर याद कर सकते हो। और इनको ओथ किसने करवाई है, जो अजय कुमार भल्ला जो गवर्नर है उन्होंने। तो CM की ओथ कौन करवाता है, गवर्नर करवाता है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। प्लस साथ में गवर्नर की ओथ कौन करवाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद 2 नई स्कीम्स जो है वो बजट में, यूनियन बजट में जो वो अनाउंस हुई है, स्पेशली फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन। ठीक है, तो ये यूनियन बजट 2026-2027 में जो स्कीम्स अनाउंस हुई है। तो पहली स्कीम की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आपको स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स के बारे में याद रखना। तो जो फर्स्ट स्कीम आती है वो होती है दिव्यांगजन
कौशल योजना। अब कौशल मतलब स्किल एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर जो ठीक है विजुअली इम्पेयर्ड है उनको जो है वो क्या है कि स्किल्स को लेकर जो है वो यहाँ पर जो है वो स्किल एम्पावरमेंट के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। तो इस स्कीम के अंडर अगर हम बात करें, इंश्योर किया जा रहा है कि डिग्निफाइड और सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिले। तो यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे दिव्यांगजन है तो उनके लिए स्पेशली जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में जो है वो एक तरह से पोस्ट उनको दी जाएगी, ट्रेनिंग यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर फूड होगा, प्रॉपर ब्रिवरेज फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर सर्विसेज होगी, प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये स्कीम के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। उसके बाद दिव्यांग सहारा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी इसी बजट में जो है वो अनाउंस किया गया है। तो ये स्कीम का जो मेन एम है वो है एक तरह से इंश्योर करना एक्सेस टू हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस फॉर एलिजिबल दिव्यांगजन एंड सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि असर्टिव जो है वो डिवाइसेस को जो है वो बेस्ट क्वालिटी के जो डिवाइसेस है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फिर रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। एआई को भी यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में रखा गया है कि एआई भी यहाँ पर जो है वो इसका पार्ट है। तो एक तरह से आर्टिफिशियल लिम्स को जो है वो लाइक गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट विल सपोर्ट आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक तरह से मैसिव लेवल पर प्रोडक्शन करेगी फिर वेरियस डिवाइसेस को लेकर। देन उसके बाद यूनियन बजट 2026-2027 में जो फिशरी सेक्टर है उसके लिए जो है वो फाइनेंशियल एलोकेशन अगर हम बात करें तो कितनी दी गई है, लगभग आपको याद रखना है यहाँ पर 2761 करोड़, ठीक है, 80। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि इतना जो है वो फिशरी सेक्टर के लिए जो प्रोवाइड किया गया। अब फिशरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2500 करोड़ अकेला अगर हम बात करें तो वो जो है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए दिया गया। तो इससे क्या होगा कि जो कोस्टल रीजन है और जो इनलैंड फिशरीज है उसको जो है वो एक तरह से स्ट्रेंथन यहाँ पर किया जा रहा है। तो बजटरी एलोकेशन हम कह सकते हैं कि वो क्या हुई है, बढ़ी है फिशरी सेक्टर को लेकर। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है फिशरी सेक्टर में ताकि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है उनको एम्पावर किया जाए। पहला पॉइंट, जो लोकल लाइवलीहुड है वो बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, एम्पावरमेंट होगी। और कोस्टल कम्युनिटीज़ अगर एम्पावर होती हैं तो कोस्टल रीजन डेवलप होगा। तो फिर ये पोर्ट कनेक्टिविटी के साथ भी लिंक करता है। और इवन हमने टारगेट भी किया है कि हम जो है वो वन ऑफ द लीडिंग नेशन बनना चाहते हैं फिशरीज प्रोडक्शन में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। साथ में यूनियन बजट में खेलो इंडिया मिशन के लिए कितनी एलोकेशन है और किस तरह से जो है वो इस कंसेप्ट को जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो यूनियन बजट है 2026-2027 का, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है अ डिकेड लॉन्ग खेलो इंडिया मिशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया स्पोर्ट्स सेक्टर। स्पोर्ट्स सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो है वो एक तरह से जो है वो डिकेड लॉन्ग जो है वो खेलो इंडिया मिशन को जो है वो बजट में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर फिर टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग लेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिर यहाँ पर जो थीम रखी गई है, जैसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, जो एक मतलब जिससे इंस्पायर होकर जो है वो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है, तो उसकी थीम आपको याद रखनी है, बजट युवा शक्ति ड्राइवन। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो बन सकता है, ये स्कीम को ले, ये थीम को लेकर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। और ये मिशन भी हमारे लिए जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एजुकेशन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो बजटरी एलोकेशन बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इतना जो है वो दिया जा रहा है, तो लगभग जो है वो कितना है, 1 लाख के अराउंड है, 1,39,289 पॉइंट समथिंग जो है वो यहाँ पर इतना पैसा जो है वो दिया गया। और 8.27% जो है वो इंक्रीज़ है प्रीवियस ईयर से। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन के लिए जो लोकेशन है वो बढ़ी है। तो यहाँ पर फिर आप जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ईयर जो है वो याद कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके साथ लिंक हो जाती है। इवन यहाँ पर ये कहा गया है कि 1 गर्ल हॉस्टल जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर इससे क्या होगा, एक तरह से एनरोलमेंट बूस्ट होगी, प्लस साथ में जो है वो एजुकेशन भी जो है वो प्रमोट होगी। तो गर्ल्स एजुकेशन में इससे जो है वो हेल्प मिलेगी। देन उसके बाद 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का कंसेप्ट भी है, जो कि कहा गया है कि विल बी सेटअप नियर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर होस्टिंग, जो कि होस्ट करेगा यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, स्किल सेंटर्स को, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को। तो मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल रीजन के अराउंड पे यूनिवर्सिटीज़ बनेगी। तो वहाँ पर जो जैसे इंडस्ट्रियल जो रीजन्स है वहाँ पर अगर कोई जो है वो काम कर रहा है, तो फिर उनके बच्चों के लिए जो है वो यूनिवर्सिटीज़ होगी, तो उनको बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक जो है वो इनिशिएटिव यहाँ पर रखा गया है। देन उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर को लेकर कि बजट में क्या मेंशन्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि बजटरी एलोकेशन एग्रीकल्चर के लिए कितने हैं, 1,62,671 करोड़। तो अगर हम साथ साथ में याद कर लेते हैं ना तो ईजी रहेगा। तो ये जो है वो ऑलमोस्ट 7% इंक्रीज़ जो है वो देखा गया है प्रीवियस बजट से।
उसके बाद कोची एयरपोर्ट जो है वो भारत का पहला एयरपोर्ट बना है विद हाइड्रोजन पावर्ड बसेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो फिर किसका एग्जांपल बन सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल बन सकता है। और ये जो टॉपिक है ये GS3 के साथ लिंक करता है, वहाँ पर आप इसको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देन उसके बाद सुनेत्रा पवार की अगर हम बात करें, अजीत पवार के बाद जो अजीत पवार क्या थे, महाराष्ट्र के जो है वो डिप्टी CM थे। देन एक एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिप्टी CM जो बने हैं वो बने हैं सुनेत्रा पवार। तो ये जो है वो पहली जो है वो डिप्टी CM बनी है महाराष्ट्र की। तो ये एक जो है वो हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हुई है। तो ये भी आपको जो पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डिप्टी जो CM है उसकी ओथ कौन करवाता है। देन उसके बाद एक्सरसाइज खंजर की बात करते हैं, जिसका जो 2026 का ये 13th जो एडिशन है ये असम में हो रहा है। 12th एडिशन अगर हम बात करें तो वो जो है वो किर्गिस्तान में हुआ था। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना असम में तो ये एडिशन हो रहा है, ठीक है, हम बात करते हैं, ठीक है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। बट लेकिन हमारे लिए जो ये किर्गिस्तान है इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है और ये जो कंट्री है ना ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर वाली साइड पे बात करें तो कजाकिस्तान है, वेस्ट में यहाँ पर देखते हैं तो उज्बेकिस्तान, और ईस्ट में यहाँ पे बात करते हैं तो चाइना, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें साउथ में तो ये होगा तजाकिस्तान। देन उसके बाद बजट में अगर हम बात करें तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है रेयर अर्थ कॉरिडोर, जिसके लिए उन्होंने कितना पैसा दिया है, 40,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि वो सपोर्ट करेंगे उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कि वो एस्टेब्लिश करे डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन करेंगे हम अपनी जो डोमेस्टिक जो प्रोसेसिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिंक हो जाता है। देन उसके बाद यूनियन बजट में अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना देखा गया है, टारगेट रखा है कि देख 4.3% तक हमें जाना है हमारी GDP का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इवन जो यहाँ पर एक सिंपल वे में कि जो हमारा टारगेट था वो तो 2025-26 के लिए 4.4 था, बट लेकिन अभी हमने उसको 4.3 कर दिया है। तो मतलब गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो फिस्कल डेफिसिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, गवर्नमेंट के पास कितना जो है वो टोटल जो रेवेन्यू आया माइनस गवर्नमेंट का टोटल जो कितने एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट, कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आ रहा है तो दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल सरप्लस क्या होता है, जब गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा है, गवर्नमेंट खर्च कम कर रही है। देन उसके बाद 5th रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ये जो है वो नागालैंड में जो है वो शुरू हुआ। नागालैंड के जो एक विलेज है जिसका नाम है रोशुमा, वहाँ पर ये होता है। इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है। तो एक तरह से फेस्टिवल जो है वो ये जो रूरल प्रोस्पेरिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और फेस्टिवल्स अगर हम बात करें तो वो हमारे कल्चर के साथ जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं ट्राइबल फेस्टिवल्स की, तो ट्राइबल फेस्टिवल्स तो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, या अगर हम बात करें मेदरम जात्रा हो गया, ये भी एक ट्राइबल फेस्टिवल है। तो ये जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको कवर करना हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश ने एस्टेब्लिश किया है, आंध्र प्रदेश एस्टेब्लिश भी करेंगे टू फर्स्ट एक्सक्लूसिव वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क स्पेशली फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डेवलप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वुमेन लेड इंडस्ट्रियल जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रमोट होगी स्टेट में। तो ये एक यूनिक इनिशिएटिव है फॉर स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो आप ये जो है वो GS1 सोसाइटी के साथ भी लिंक कर सकते हैं, GS3 के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल हो जाएगी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव हो सकते हैं। तो इसमें आप एक ये बता सकते हैं कि वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशली जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि वुमेन लेड कर रहे हैं, एक जो बेहतर इनिशिएटिव माना जा सकता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। देन उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ एलेना रायबिकिना। इन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2026 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने डिफीट किया है अरियाना सबलिंका को, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन अब जो है वो इन्होंने जीता है। तो एलेना का नाम जो है वो आपको जो है वो ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो अल्काराज, इन्होंने डिफीट किया है दोजोविक को और इन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोनों ही मेल फीमेल दोनों में आ जाते हैं, तो इनका आपने जो है वो ध्यान रखना है। नाम जो है वो प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2026 का जीता। तो जो नोवोक है ये डिफीट हुए हैं, ठीक है, मेन सिंगल, ठीक है। अब किसने जीता है,
इस पर्सनालिटी ने। देन उसके बाद 1 फ़ैब को जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 2 फ़ैब को वेटलैंड डे होता है और वेटलैंड की थीम क्या है, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। तो वेटलैंड डे अगर हम बात करें 1971 में जो है वो रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फ़ैब को, उसके बाद से जो है वो वेटलैंड डे मनाया जाता है। और रामसर साइट्स अभी 2 नई ऐड हुई है, 98 हो गई है। तो 2 नई कौन कौन सी ऐड हुई है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद 1 से लेकर 7 फरवरी तक अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पर ग्लोबल एफर्ट्स है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, और एक जो है वो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट यहाँ पर हम जो है वो देख सकते हैं फिर वर्ल्ड वाइड। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो मतलब एक तरह से जो वीक है एक तरह से अवेयरनेस प्रमोट करने की बात करता है, जो भी चैलेंजेस है ग्लोबल लेवल पर उनको एड्रेस करने की बात करता है, उनके लिए सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढने की बात करता है। इवन यहाँ पर एनकरेज किया जाता है पार्टिसिपेशन को, स्पेशली सोशल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रोग्रेस के लिए वर्ल्ड वाइड। तो मतलब क्या है कि इस वीक में इंडिया की ये कोशिश है, या वर्ल्ड में अगर हम बात करें कोऑपरेटिव कंसेप्ट की के थ्रू एक कोशिश है कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढे जाए जितनी भी चैलेंजेस है उनको लेकर, और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे सामने क्लाइमेट चेंज का जो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अभी रेज होता है, जिसकी वजह से नॉट ओनली सिंगल नेशन पर पूरा वर्ल्ड जो है वो इससे जो है वो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। देन उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो अभी इंडिया और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बीच में साइन हुआ है, और ये कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ लिंक करता है। तो अभी दोनों ही गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और इंडिया इनके बीच में TOR साइन हुआ, जो कि डिफाइन करता है स्कोप, स्ट्रक्चर और एक तरह से जो हमने टारगेट किया है ना कि इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको। तो ये जो फ्रेमवर्क है, जैसे कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो इंडिया अभी FTA की तरफ फोकस कर रहा है मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ। जैसे हमने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो वैसे ही हम यहाँ पर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ भी जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला स्कोप जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो अभी न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई थी, तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो शुरुआत हुई थी ना 2004 में, वहाँ से हमने मतलब एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोशिश करी थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप इसको एक और तरह से लिंक कर सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू क्या होगा कि इंडियन गुड्स फॉरेन मार्केट में जा सकते हैं, तो हम एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला पॉइंट ये हो गया। देयर इज़ नो डाउट कि फॉरेन जो कंट्रीज है उनके गुड्स भी इंडिया में एंटर होंगे, बट लेकिन हमारे लिए एक्सपोर्ट प्रमोट करने की जो है वो एक जो है वो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट को हम जो है यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर इंडिया और गल्फ ऑपरेशन काउंसिल के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रमोट होता है बहुत हाई लेवल पर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, जैसे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर हमारे पास एक अच्छा जो है वो पोटेंशियल रहेगा। कैसे? क्योंकि गल्फ जो कॉपरेशन है, जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में जो कंट्रीज़ है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है अ मार्केट ऑफ 61.5 मिलियन पीपल। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो GDP भी अच्छी हो सकती है और हमें एक बढ़िया मार्केट मिलेगी। तो इंडियन एक्सपोर्ट के लिए अच्छी मार्केट गल्फ कॉपरेशन काउंसिल हो सकती है। फिर उसके बाद क्या होगा कि डाइवर्सिफाई करता है इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज को। जैसे अभी अगर हम बात करें तो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज के लिए हम वैसे तो गल्फ नेशंस पर ही डिपेंड है, बट लेकिन रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगी। तो फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इन सभी एरियाज़ में जो है वो हमें जो है वो एक एक्सपेंशन और एज मिलेगा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो प्रमोट होता है दोनों के बीच में, और मैसिव लेवल पर हम इसको लेकर चल रहे हैं। प्लस साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योरिटी और जो ट्रेड एक्सपेंशन है उसमें जो है वो हमें हेल्प मिलेगी, हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे, इवन एनहांस करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं, एक डाटा भी मैंशन है कि 15.42% ऑफ इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड जो है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में हो रहा है। तो ये कितना स्टैंड करता है, कितनी इसकी वैल्यू है, $178.56 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए। तो मतलब अच्छा ऑप्शन है। इवन FDI भी जो है वो गल्फ कॉपरेशन जो ये कंट्रीज़ है यहाँ से हमारे पास बहुत अच्छी आती है, और सितंबर 2025 तक अगर हम बात करें तो 31.14 बिलियन इतनी जो है वो हमारे पास FDI आ चुकी है। तो ये डाटा जो है वो हमारे लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरा टॉपिक है IR के साथ लिंक करता है। पीपल टू पीपल टाइज को प्रमोट करेगा। देखो पहले क्या होता था, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में क्या होता था, उनको लेबर चाहिए और हमारे पास लेबर थी और हमें चाहिए क्रूड ऑयल, तो हम एक्सचेंज करते थे सिंपल वे में। आपको सिर्फ इस तरह से याद रखना है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है उनके पास जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसका भंडार है, बट लेकिन उसको वहाँ से निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है उनको लेबर चाहिए। तो लेबर जो है वो भारत से होती थी।
अब लेकिन लेबर के साथ साथ हमने कहा है कि अब स्किल्ड लेबर को वहाँ पर भेजेंगे, तो एक ये भी प्लस पॉइंट है हमारे पास जो हमें ध्यान रखना है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो 6 नेशंस का ये ब्लॉक है जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1981 में। 6 मेंबर्स कौन कौन है? यूएई है, ठीक है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है और कुवैत। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर रियाद में है जो कि कहाँ पर आता है? सऊदी अरेबिया में। तो कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि मतलब जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इनका आपस में कोऑपरेशन रहता है और ये कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेशन की तरफ काम रहता है, इंटर कनेक्शन यहाँ पर रहता है बिटवीन मेंबर नेशंस के बीच में, ताकि गल्फ रीजन में एक यूनिटी बनाकर रखे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो हमारे लिए स्पेशली एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने टारगेट किया है ना कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए गल्फ जो गल्फ नेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के थ्रू हम मिडल ईस्ट में भी कनेक्टिविटी बनाएंगे और यूरोप के साथ भी कनेक्ट होंगे, तो वो भी आपको पॉइंट याद रखना। जैसे इंडिया का जो मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो वो भी यहाँ से लिंक हो जाता है। देन मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में बात करते हैं। तो साल का पहला सेशन जो होता है प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं, तो उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है। तो मोशन ऑफ थैंक्स को लेकर जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे देखा है, प्रोटेस्ट इन लोकसभा, ठीक है, टू प्रिवेंट प्राइम मिनिस्टर्स रिप्लाई टू द मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स होता है कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 87 के अंदर, कि जो पहला सेशन होता है लोकसभा का आफ्टर जनरल इलेक्शन, और हर फाइनेंशियल ईयर का जो पहला सेशन होता है उसको कौन एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आपको। तो फिर यहाँ पर उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है। तो अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास ना हो ना, तो एक तरह से गवर्नमेंट का फेलियर माना जाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है, तो उसमें एक एग्जाम्पल जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स का भी बन जाता है। देन क्यूबा आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो क्यूबा में जो है वो एनर्जी क्राइसिस देखे जा रहे हैं जब से यूएस का जो एक्शन है वेनेजुएला के साथ, वो मतलब यूएस में अगर हम बात करें, यूएस ने सबसे पहले वहाँ पर किया कि अपनी आर्मी भेजी, स्ट्राइक्स किया और फिर वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया। तो ये वेनेजुएला में एक तरह से क्राइसिस है। तो उसके बाद से एनर्जी क्राइसिस जो है वो क्यूबा में देखे जा रहे हैं। क्यूबा जो है ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 83% जो है वो ऑयल सप्लाई जो है उसकी वेनेजुएला से आ रही थी। ठीक है, एक डाट आप नॉर्मली वे में सकते हैं, वो पावर जनरेशन के लिए वेनेजुएला के ऊपर काफ़ी डिपेंड थी। तो अभी यहाँ पर जो फिर चैलेंजेस देखे जा रहे हैं क्यूबा में। और क्यूबा जो है वो कैरिबियन सी में सबसे बड़ी जो है वो कंट्री है, ये एक आइलैंड नेशन है। यहाँ पर मैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी न्यूज़ में थी। यूएस के प्रेसिडेंट ने इनका नाम चेंज करने के लिए प्रपोज किया था। और ये वाली साइड पर हो गया अटलांटिक ओशन और यहाँ पर ये हो गया मैक्सिको। इस तरह से आपको याद रखना है। और उसके बाद ये जो रीजन है ना, अगर हम यूएस को और कनाडा को छोड़ देते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, तो बाकी जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ है वो क्या है? लैटिन स्पीकिंग कंट्रीज़ है। तो ये भी आपने एक पॉइंट जो है ध्यान रखना। देन उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक आते हैं इसी से रिलेटेड, तो ये थर्ड, ये जो वो लार्जेस्ट जो है वो आइलैंड नेशन है इन द कैरिबियन सी, जो आपको ध्यान रखना है। एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में शेयर करते हैं। दूसरी साइड पर हो गया अटलांटिक ओशन। जैसे अगर हम सिंपल में बात करें तो क्यूबा ये वाली साइड पर हो गया अटलांटिक ओशन, यहाँ पर हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। देन उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो यहाँ पर, लाइक जैसे कि मिनरल्स हो गए, तो यहाँ पर कोबाल्ट है, निकल है, आयरन ओर है, कॉपर है, मैग्नीज है, सॉल्ट है, टिम्बर है, सिलिका है, पेट्रोलियम है। उसके बाद यहाँ पर मेजर रिवर अगर हम बात करें तो क्योता ताओ यहाँ पर मेजर रिवर है। क्लाइमेट यहाँ पर कैसा है? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है, देखने को मिलती है, यानी कि सीजनली ह्यूमिड। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एडहॉक जजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एडहॉक जजेस की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो क्लियर किया है 5 जजेस इन एडहॉक रोल। अब ये है क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो वो एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया है। तो आर्टिकल 224A में मेंशन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिटायर्ड जज को जब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो टेम्पररी पीरियड के लिए जो एक्ट जो एज एन एक्टिंग जज जो है वो कोर्ट में रहे, और ये वो खुद नहीं कर सकते, इसके लिए उनको परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो ये भी याद रखना है। सिमिलर जो है वो अगर हम बात करें हाई कोर्ट में, जैसे हम बात करें ना कि जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी एडहॉक जजेस अपॉइंट हो सकते हैं। कारण क्या रहता है जनरली कि कभी कभी क्या होता है कि बेंच की जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट नहीं हो रही पूरी, तो उसके लिए फिर एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है कि इसके चेयरमैन जो प्रधानमंत्री होता है सेंटर में, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होता है सीएम। तो दोनों भी पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो इन्होंने रिलीज़ किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन द कॉम्प्रेहेंसिव डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसके लिए इन्होंने जो गाइडलाइंस जो प्रोवाइड करी है। अब ये इंडिया की पहली जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें ऑपरेशनल प्रोसीजर है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए है विक्टिम्स की इन द इवेंट ऑफ मास फैटेलिटी इंसिडेंट। तो
तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर आप देखोगे तो डिज़ास्टर्स हो ही इस तरह से रहे हैं। इसका कारण एक क्लाइमेट चेंज भी है। इवन अगर हम बात करें जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बसेस के जो है वो काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे HRTC की बस, इससे पहले सिरमौर में भी जो है वो एक बस का जो है एक्सीडेंट हुआ था, अभी HRTC की बस का एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो बिलासपुर में एक इंसिडेंट हुआ था, प्राइवेट बस थी। तो ये एक तरह से फिर क्या है कि एक तरह से डिजास्टर है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसको लेकर फिर वहाँ पर किस तरह से विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती है जिनको एक कानून के अंदर बनाया जाता है। तो मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसके अंदर इसको बनाया गया है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है ये, इसमें अमेंडमेंट भी हो रखी है 2025 की, तो वो भी आपने ध्यान रखना। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर अपेक्स बॉडी है। हेड में आपको बता चुका है, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। इनका मेन काम होता है पॉलिसीज़ को ले डाउन करना, प्लान्स बनाना, ठीक है, गाइडलाइंस प्रिपेयर करना, स्पेशली रिलेटेड टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये GS1 और GS3 दोनों के साथ लिंक करता है। देन उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर हम बात करें तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है कि ये नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अभी एग्जामिन किया है रीजंस क्यों जो मेगा हर्बीवोर्स है उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इवन स्पेशली यहाँ पर वन हॉर्न रिहानो को जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल पार्क है ये असम में है और ये ब्रह्मपुत्र जो फ्लड पेन्स है वहाँ पर लोकेटेड है। दो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि एक साइड पर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर, दूसरी साइड पर आता है कबरी, या इसको मीकर हिल्स कहते हैं असम की। स्टेटस अगर हम बात करते हैं इस नेशनल पार्क का, तो आपको ध्यान रखना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये 1985 में डिक्लेयर किया गया था। और टाइगर रिजर्व भी है। टोटल टाइगर रिजर्व अभी बात करते हैं तो 58 है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो भारत में 44 है, और 44th बनी थी मराठास के मिलिट्री लैंडस्केप। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो ये नेशनल पार्क है इसमें अगर हम बात करते हैं तो 2/3 पॉपुलेशन आपको जो वर्ल्ड वन हॉर्न रिहानो की देखने को मिलेगी। उसके बाद टाइगर, एलिफेंट, एशियाटिक वाटर बफेलो और ईस्टर्न स्वैम्प डीर यहाँ पर होता है। इवन आपको ध्यान रखना है कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था 1905 में ब्रिटिश टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी जो है वो डिक्लेयर किया गया था, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको डिक्लेयर किया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो साथ में ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये ट्रीटी जब एक्सपायर हो रही है ना, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट दो बड़ी न्यूक्लियर पावर नेशंस के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। तो इसका एक्सपायर होने का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको जो है वो या तो वो बढ़ भी सकते हैं दोबारा से, कि जो आपका US और जो रशिया है जिनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी तो दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह के कंसर्न यहाँ पर रेज होते हैं। मतलब उन्होंने काफ़ी जो है वो कंसर्न यहाँ पर जो है वो रेज करे हैं। और उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट वॉर्न दैट द एक्सपायरी ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी विल रिमूव द लास्ट लीगल रिस्ट्रेंट ऑन द वर्ल्ड टू लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्स। तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, वो वेपन्स, मिसाइल कुछ भी बना सकते हैं। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो 2010 में साइन हुई थी और इसने काम करना शुरू किया था 2011 से। मेनली टारगेट क्या था? मेनली टारगेट ये था इसमें कि वो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको लिमिट करेंगे, बनाएंगे नहीं, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स है US और रशिया के वो 1550 ईच थे उस टाइम पे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि डिलीवरी सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हैवी बॉम्ब्स, ठीक है, वो ये सब बनाना जो वो एक तरह से प्रिवेंट करेंगे, इग्नोर करेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथन, यहाँ पर बात की जाती है कि आर्म्स कंट्रोल को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या था कि ये जो है वो लास्ट लीगली बाइंडिंग जो बायलैटरल न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी थी। तो इसमें टारगेट ये था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी प्रोडक्शन पर जो है वो रोक लगाना यहाँ पर टारगेट थी। तो अगर अब हम कहते हैं कि अगर ये ट्रीटी जो है वो ख़त्म होती है तो फिर देखा जा सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स दोबारा से बंद जो है वो जो आपका ये रशिया हो गई और साथ में जो आपकी US है, दोनों वेपन्स बना सकते हैं। देन उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, 2026 का इंडिया और USA के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है कि पहले US ने 50% टोटल टैरिफ लगाया था, तो अभी 50 से कितना हो गया, 18% हो गया है। अब देखो कैसे आपको याद रखना है। रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसको कम किया है US ने 25 से 18%, प्लस साथ में जो एडिशनल जो 25% ड्यूटीज़ लगाई थी ना उसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। तो अब कितना 18% जो है वो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है। हमारे जो प्रोडक्ट्स US में जा रहे हैं उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, 18%।
इतना याद कर सकते हैं। इवन ये जो अभी ट्रेड पॉलिसी है इसकी वजह से जो है वो अभी काफ़ी जो है वो अपोजिशन भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण ये है कि इसमें क्लैरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर यूएस के प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आएंगे तो हमारे जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी जो डोमेस्टिक जो इकॉनमी है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुई है। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर प्लस साथ में जो फॉरेन मिनिस्टर्स है अरब स्टेट्स के, तो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल भी थे लीग ऑफ अरब स्टेट्स के, तो उन्होंने भी साइन करी। तो यहाँ पे पीस और सिक्योरिटी के ऊपर काम करने की बात की गई है। यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के ऊपर काम करने की बात की है। प्लस साथ में यहाँ पर जैसे पैलेस्टीन का इशू हो गया या जो गाजा क्राइसिस हो गया उनको लेकर एक तरह से न्यूट्रल कंसेप्ट भी आता है, जो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ने कहा हम न्यूट्रल रहेंगे और हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पर हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने इजराइल को भी बैक किया और हमने पैलेस्टीन को भी कहा कि हम जैसे हम दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं और हम 2 नेशन सोल्यूशन लेकर चलते हैं। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे गाजा क्राइसिस है तो गाजा क्राइसिस को रोकने के लिए हमने इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, हमने पैलेस्टीन के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया। हमने कहा कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर और डिप्लोमेटिक वे में जो भी इशूज़ है उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक यहाँ पर पॉइंट लिंक करता है कि पैलेस्टीन में जैसे पैलेस्टीन का जो डिसीजन है, पैलेस्टीन एक सॉवरन इंडिपेंडेंट एंड वाइबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है, तो वेलकम किया है हमने शाम शेख जो पीस समिट था उसको, ठीक है। एक ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। वैसे यमन में जो हाउथीज ग्रुप है, अब यमन में हमारे अलग इंटरेस्ट है, यूएस के अलग इंटरेस्ट है, इजराइल के अलग इंटरेस्ट है, तो फिर हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट मैटर करते हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, क्योंकि यमन से हम क्रूड ऑयल लेकर आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो हमें तो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे ध्यान रखना। देन उसके बाद अरब लीग की बात करते हैं, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1945 में रखी है, मार्च 22 1945। एक प्रोटोकॉल था अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल जिसके अंदर इसको बनाया गया था। मेंबर्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 22 मेंबर्स है। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हैं तो इजिप्ट, इराक, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ट्रांस जॉर्डन और यमन, ये जो है वो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स है। कैपिटल या अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो वो इजिप्ट कैरियो में है। इजिप्टियन पेनिनसुला याद रखना है आपको, केप ऑफ गुड होप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से सुएज कनाल वाला कंसेप्ट भी लिंक होता है। तो सुएज कनाल यहाँ पर लिंक हो जाती है एक ये पॉइंट। और सुएज कनाल के ऊपर वैसे तो वो इंटरनेशनल रीजन है बट लेकिन किसके अंडर आता है एक तरह से देखा जाए तो इजिप्ट के अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लिए टॉपिक है वो है अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। तो ये आपने याद रखना, जो हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो भी अर्मेनिया गए हैं। तो 4 डे का उनका ऑफिशियल विजिट था। अगर हम एक तरह से यहाँ पर बात करते हैं जोग्राफिकल लोकेशंस की, तो अर्मेनिया क्या है, एक तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। पहला पॉइंट तो यही हो गया, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट जो है वो चेन है जिसको आपको याद रखना है, माउंटेन चेन, जिसका नाम है कैक्सस माउंटेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, जॉर्जिया के साथ नॉर्थ में, अजरबैजान के साथ ईस्ट में, ईरान के साथ साउथ ईस्ट में और टर्की के साथ वेस्ट में। इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर आपको ये रीजन याद रखना है, नगरोना करबख रीजन, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है एक तरह से अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में। ये किसके पास है, अजरबैजान में है, लेकिन इसको क्लेम कौन करता है, अर्मेनिया करता है। तो अभी ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, ठीक है। और रशिया ने इसको सॉल्व करने की कोशिश भी की है। इंपॉर्टेंट रिवर आपको याद रखना है वो है अरस, जो कि अर्मेनिया में है। राफा क्रॉसिंग उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो राफा क्रॉसिंग की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि राफा क्रॉसिंग जो है वो गाज़ा रीजन में है। एक तरह से ये रीजन अगर हम बात करें पार्शली जो है वो रीओपन हुआ है आफ्टर द, अगर हम बात करें जो एक शट हुआ था ना, जैसे कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो दो स्ट्रगल शुरू हुआ था जब, तो उसके बाद 2 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था, तो अभी इसको दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। तो राफा क्रॉसिंग जो है वो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है जो कि लोकेटेड है बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं, देखो हम इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ राफा, ये वाली राफा क्रॉसिंग, तो ये गाजा और इजिप्ट के बीच में क्रॉसिंग है। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जिस तरह से कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बाद इसको क्लोज कर दिया गया था, तो अभी इसको रीओपन कर दिया गया है। एक ना इरीज क्रॉसिंग ये भी है यहाँ पर नॉर्थ में ऊपर, तो ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं इस बार, कई बार मतलब कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं कि कौन सा ऊपर कौन सा नॉर्थ में है कौन सा साउथ में है। मेडिटेरियन सी यहाँ पर इस साइड पर आ जाता है, तो इसराइल मेडिटेरियन सी में भी बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आपने एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे लिए ऑलमोस्ट आपको ध्यान रखिए राफा क्रॉसिंग जो है वो इजिप्ट में खुल रही है, तो इसको कहा जाता है गाज़ा की लाइफ लाइन, ठीक है। इट इज़ द ओनली बॉर्डर एक्सेस, ठीक है, फॉर द टेरिटरी, एंड ये जो है वो इसराइल से पास नहीं होता।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए जो है वो राफा क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या इवन लाइक गाज़ा रीजन के लिए भी, क्योंकि एक ऐसी क्रॉसिंग है ये जो कि इसराइल की टेरिटरी से क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसलिए जो है वो ये न्यूज़ में भी रहती है काफ़ी। और क्रिटिकल लाइफ लाइन जो है उसको कहा जाता है, तो यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिसिन, जो मेडिकल जो इवैक्यूएशंस है वो सब यहाँ से प्रोवाइड किए गए गाज़ा रीजन में, पर लेकिन उसके लिए लिमिटेड मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी तभी जा पाएंगे, ऐसे नहीं। तो ये भी एक पॉइंट है। देन उसके बाद प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, प्लस पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो भारत टैक्सी की अगर बात करें तो रिसेंटली शुरू किया है कौन से एक्ट के अंडर, तो यहाँ पर ऑप्शंस है देखो, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द की फीचर ऑफ भारत टैक्सी, ठीक है, सर्ज प्राइसिंग मॉडल, प्लेटफॉर्म कमीशन कैप्ड एट 5%, जीरो कमीशन मॉडल। तो थर्ड वाला हमने डिस्कस भी किया था कि थर्ड यानी कि जीरो कमीशन मॉडल के ऊपर ये काम कर रहे हैं। उसके बाद है फोर्थ, इंडिया तांजानिया जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड इन, तो यहाँ पर ऑप्शन है जंजीबार, थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट डिस्कस्ड ड्यूरिंग द इंडिया तांजानिया GDCC मीटिंग, तो यहाँ पे काउंटर टेररिज्म, साइबर एंड AI, न्यूक्लियर सबमरीन कॉपरेशन और पीस कीपिंग, तो न्यूक्लियर सबमरीन कॉपरेशन को लेकर जो बातचीत नहीं की गई। देन उसके बाद फोर्थ है खेमचंद्र सिंह जो है वो CM बने हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट के, तो आपको याद रखना है मणिपुर। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 के अंडर लगा था। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें बता सकते हैं कि पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल है वो कौन सी स्टेट में जो है वो लगा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में अगर हम बात करें इम्पोज किया गया था फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन है N बीरेन सिंह, उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा था। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम फोकसेस ऑन द इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग फॉर दिव्याजन, तो यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री लेड की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन C, ऑप्शन यानी कि थर्ड, यानी कि यहाँ पर फोकस किया रहा है दिव्याजन कौशल योजना, इस पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए है दिव्याजन सहारा योजना, दिव्यांग सहारा योजना। प्राइमरी फोकस क्या है, प्राइमरी फोकस यहाँ पे इंप्रूव करना एक्सेस टू असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है, वह यहाँ पर क्या है कि डिवाइसेस को बनाने की बात की जा रही है स्पेशली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल डिवाइसेस बनाए जाएंगे ताकि वो जो है वो इंडस्ट्रीज़ में जो है वो काम कर सके। विच PSU इज सपोर्टेड अंडर द दिव्यांग सहारा योजना, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन C। देन उसके बाद अंडर यूनियन बजट 2026-2077 अलोकेशन ऑफ फिशरी सेक्टर इज, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन C 2761.80 करोड़। देन उसका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर कितना पैसा अलोकेट हुआ है, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन D, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है 2500 करोड़। द डिकेड लॉन्ग खेलो इंडिया मिशन फोकस ऑन ऑल एक्सेप्ट टैलेंट डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग लेड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डायरेक्ट एथलीट इनकम सपोर्ट, इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। देन इसका युवा शक्ति ड्राइवन बजट प्रपोजल्स वर इंस्पायर्ड बाय, ऑप्शन है यहाँ पर नेशनल यूथ पॉलिसी, फिट इंडिया डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इससे इंस्पायर होकर जो है वो बजट में जो है वो युवा शक्ति ड्राइवन को जो है प्रपोज किया गया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन गर्ल हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विल बी फंडेड थ्रू डायरेक्ट सेंट्रल असिस्टेंस, स्टेट मैचिंग ग्रांट्स, वायबिलिटी गैप फंडिंग, CSR कंट्रीब्यूशन, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन C वायबिलिटी गैप फंडिंग। फिर उसके बाद 15th क्वेश्चन है 5 यूनिवर्सिटीज टाउनशिप विल बी सेटअप नियर बॉर्डर एरियाज, कोस्टल एरियाज, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स। देन उसके बाद 16th क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट विल बिकम इंडियाज फर्स्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस, तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज कोची, सबसे पहले हमने जो है वो इसको डिस्कस किया था। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनेत्रा पवार फर्स्ट डिप्टी CM बनी है महाराष्ट्र की, ठीक है, याद रखना है आपको। तो कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हैं वो, डिप्टी CM के लिए, तो पहली है और फर्स्ट है, ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। एक्सरसाइज खंजर जो है वो किसके बीच में होती है, किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में। इस बार का एडिशन कहाँ पर हो रहा है, किर्गिस्तान असम में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। लास्ट टाइम वाला कहाँ पर हुआ था, किर्गिस्तान में। देन उसका 5th
रोशुमा ओरेंग फेस्टिवल, ये कहाँ पर होता है? नागालैंड में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिजिकल डेफिसिट 2026 2027 के लिए कितना है? 4.3%। इससे पहले पिछले साल के लिए कितना था? 4.4%। अभी कितना है? 4.3%। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब होता है? 1 फ़रवरी को। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे रामसर कन्वेंशन के लिए मनाया जाता है और ये जो है वो 2 फ़रवरी को होता है। आर्टिकल 224A लिंक करती है किसके साथ? एडॉक जजेस के साथ अपॉइंटमेंट को लेकर, और सीजीआई अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट में, और वो प्रेसिडेंट की पीरियड कंसेंट उनको लेनी पड़ती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन से एक्ट के अंडर काम करती है? तो यहाँ पर है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड बिटवीन, तो ब्रह्मपुत्र और कबरी रिवर के बीच में जो वो लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखो ये मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर, और टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको जो है वो 11 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनको लिखकर आप जो है वो हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं फॉर इवेल्युएशन। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। आई होप जो कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब।